प्यारे बच्चों, मनोविज्ञान का अध्याय 4 का यह तीसरा भाग है और हम लोग 2 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। ये टेट, सी टेट और सुपर टेट की क्लास चल रही है। जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी हो प्ले लिस्ट में जा कर के देख लें और कॉपी पेन लेके बैठे हैं और लिखते जाएं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन्हीं प्रश्नों से बहुत सारे बच्चे आसानी से टेट, सी टेट क्वालिफाइड हुए हैं। इनको लिखते जाइए, हम आपको बहुत सारे अध्याय ऐसे ही कंप्लीट करवाएंगे। तो ये शुरू करते हैं चौथे अध्याय का तीसरा भाग। क्वेश्चन नंबर 50, स्मृति के प्रकार कौन से हैं? स्मृति के प्रकार कौन से हैं? तो तात्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक, ये 3 प्रकार के स्मृति के आपके प्रकार हैं। तात्कालिक बुद्धि तत्काल काम आती है। तत्काल मतलब क्या होता है? इंग्लिश में आप इसका ट्रांसलेट करो, तत्काल मतलब इमरजेंसी। इमरजेंसी में काम आए जो बुद्धि, वो स्मृति कैसी है? तात्कालिक है। अल्पकालिक जो थोड़े समय के लिए रहे, वो अल्पकालिक। दीर्घकालिक जो बहुत समय के लिए रहे, वो दीर्घकालिक है। क्वेश्चन नंबर 51, किसको स्मृति का प्रकार नहीं कहा जा सकता? किसको स्मृति का प्रकार नहीं कहा जा सकता है? तो मानसिक स्मृति। मानसिक स्मृति को स्मृति का प्रकार नहीं कहा जा सकता है। किस स्मृति को संवेदी स्मृति भी कहा जाता है? किस स्मृति को संवेदी स्मृति भी कहा जाता है? तो ये है आपकी तात्कालिक स्मृति। तात्कालिक स्मृति को संवेदी स्मृति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, हस्तक्षेप का सिद्धांत किसकी सबसे अच्छी व्याख्या करता है? हस्तक्षेप का सिद्धांत किसकी सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो ये करता है विस्मृति की। हस्तक्षेप का सिद्धांत विस्मृति की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। अगर आप किसी चीज़ में हस्तक्षेप कर दोगे तो उसमें विस्मृति की जो प्रबलता है वो अधिक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसे कहते हैं? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसे कहते हैं? तो बाल्यावस्था को कहते हैं संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। क्वेश्चन नंबर 55, बाल अपराधों की संख्या सबसे अधिक किस काल में होती है? बाल अपराधों की जो संख्या होती है वो सबसे अधिक किस काल में होती है? तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक सबसे अधिक अपराध करता है। क्वेश्चन नंबर 56, मनोवैज्ञानिक सामाजिक विश्लेषणात्मक सिद्धांतकार कौन कौन से हैं? ठीक है, मनोवैज्ञानिक सामाजिक विश्लेषणात्मक सिद्धांतकार कौन कौन से हैं? तो पहले आपके कैरेन हार्नी है, दूसरे एरिक फ्रॉम है, तीसरा सुलिवान है। क्वेश्चन नंबर 57, टेस्ट रीटेस्ट किसके निर्धारण की विधि है? टेस्ट रीटेस्ट किसके निर्धारण की विधि है? तो यह है विश्वसनीयता की निर्धारण की विधि है। ठीक है, आपने किसी चीज़ का टेस्ट किया और फिर उसको क्या किया, आपने रीटेस्ट किया, तो ये किसकी विश्वसनीयता की निर्धारण की विधि है। ठीक है, बार बार आप टेस्ट कर रहे हैं तो आपको विश्वसनीयता की विधि मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता देखिए पूछी गई है इसमें। तो पहला है संवेगात्मक अस्थिरता। ठीक है, पहला क्या है? संवेगात्मक अस्थिरता। दूसरा है अनुकरण करने की अवस्था। तीसरा है प्रश्न करने की आवश्यकता। ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। संवेगात्मक अस्थिरता रहती है, स्थिर नहीं रहती है, उनके संवेग स्थिर नहीं रहते हैं। तीसरा अनुकरण करने की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा अनुकरण बहुत ज़्यादा करता है। तीसरा प्रश्न करने की अवस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा बहुत सारे प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन नंबर 59, शिक्षा दर्शन का उद्देश्य क्या है? शिक्षा दर्शन का उद्देश्य देखिए यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है छात्रों के प्रति अध्यापक के प्रेम। छात्रों के प्रति अध्यापक के प्रेम और उन पर अध्यापक के नियंत्रण में वृद्धि करना। ठीक है। दूसरा है शैक्षिक प्रक्रियाओं की अत्यधिक और शैक्षिक प्रक्रियाओं की आधारिक एवं धारणाओं की विवेचनात्मक जांच करना। तीसरा अध्यापन कार्य में मूल्यों तथा लक्ष्यों का स्पष्टीकरण करना। ठीक है, ये शिक्षा दर्शन का उद्देश्य। पहला क्या हो गया आपका? छात्रों के प्रति अध्यापक के प्रेम
और उन पर अध्यापक के नियंत्रण में वृद्धि करना। दूसरा, शैक्षिक प्रक्रिया के आधारित पूर्व धारणाओं की विवेचनात्मक जांच करना। तीसरा, अध्यापन कार्य में मूल्यों तथा लक्ष्यों का स्पष्टीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 60, कौन से विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के कहे जा सकते हैं? ठीक है, कौन से विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के कहे जा सकते हैं? तो ठीक है, 3 पॉइंट इसमें भी हैं। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। दूसरा, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तीसरा, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। ठीक है, तो कौन से विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था की बात देखिए इसमें पूछी गई है। उत्तर बाल्यावस्था में सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना जरूरी होती हैं। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना भी जरूरी होती है। तीसरा, अपने हम उम्र बालकों के साथ सीखना होता है। ठीक है, उनके साथ रहें और सीखें। तो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। क्वेश्चन नंबर 61, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः लाभकारी हो या हानिकारक, यह किस बात पर निर्भर करता है? सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना है। ठीक है, जब परिपक्व नहीं हुआ उससे पहले प्रशिक्षित करना प्रायः किस प्रकार लाभकारी हो सकता है या हानिकारक हो सकता है, किस बात पर निर्भर करता है? तो यह प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, इस प्रकार निर्भर करता है। हम प्रशिक्षण देते समय किस प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं, यह इस पर डिपेंड करता है कि परिपक्वन से पहले प्रशिक्षण देने से वह लाभ होगा कि हानि होगी। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में समान शैक्षिक अवसर वाक्यांश का अर्थ क्या है? भारत में समान शैक्षिक अवसर वाक्यांश का अर्थ क्या है? ठीक है, तो जिस प्रकार की शिक्षा के लिए कोई बच्चा उपयुक्त है उसके लिए उसे समान अवसर। ठीक है, जो भारत में समान शैक्षिक अवसर है उसका मतलब है जिस प्रकार की शिक्षा के लिए कोई बच्चा उपयुक्त है उसके लिए उसे समान अवसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, सकारात्मक दंड किसे कहा जा सकता है? सकारात्मक दंड किसे कहा जा सकता है? ठीक है, तो मित्रों द्वारा उपहास, जब मित्रों द्वारा उपहास किसी का उड़ाया जाता है तो उसमें सकारात्मक दंड उसको कह सकते हैं। दंड तो मिलता है, सकारात्मक इसलिए है कि मित्रों द्वारा उपहास उड़ाने के बाद मान लीजिए किसी चीज़ का उपहास उड़ा रहे हैं, यदि कोई प्रश्न याद करके बच्चा नहीं आता उसका बाकी विद्यार्थी उपहास उड़ाते हैं तो कल के दिन वो उसको याद करके आएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सकारात्मक दंड। क्वेश्चन नंबर 64, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया से क्या लाभ है? अभिप्रेरणा की प्रक्रिया से क्या लाभ है? तो पहला है इसमें यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। ठीक है, जो अभिप्रेरणा होती है, क्या होती है प्रेरणा? व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है। दूसरा, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। क्या करता है? यह शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि भी करता है। तीसरा पॉइंट है यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। चौथा पॉइंट है यह व्यक्ति को सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है। यह व्यक्ति को सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 65, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की विशेषता देखिए यहाँ पे पूछी गई है। आपसे पेपर में किसी चीज़ की विशेषता पूछ सकता है, शैशवावस्था की विशेषता पूछ सकता है, बाल्यावस्था की पूछ सकता है, किशोरावस्था की पूछ सकता है। ठीक है, 3 देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता होती हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था। कोई बहुत कठिन बात नहीं, तीनों की विशेषताएं आप जान लीजिए। 10-10, 15-15 पॉइंट हैं सबके, उतना याद कर लीजिए तो उसमें सब आ जाएगा। अभी जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें सारा कंप्लीट करवा देंगे। अभी 1 लाइन क्वेश्चन हो रही है, इनको लिखते जाइए। तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता, पहला अधिगम की तीव्रता, तेज गति से बच्चा सीखता है। अधिगम की तीव्रता का मतलब होता है तेज गति से सीखता है। दूसरा है
अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया। अपेक्षाकृत क्या होती है? स्थिर विकास प्रक्रिया होती है। ठीक है। तीसरा, यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव। यथार्थवादी दृष्टिकोण का क्या होता है? प्रादुर्भाव होता है। क्वेश्चन नंबर 66, बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक क्या है? बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक क्या है? तो उच्च बुद्धि गुणांक का अर्जन। बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक पूछा गया है, तो उच्च बुद्धि गुणांक का अर्जन। क्वेश्चन नंबर 67, यदि शिक्षक कक्षा में किसी छात्र की निंदा करता है तो क्या होगा? यदि शिक्षक कक्षा में किसी छात्र की निंदा करता है तो क्या होगा? छात्र अपमानित महसूस करेगा और हीनता का शिकार हो जाएगा। छात्र अपमानित महसूस करेगा और हीनता का शिकार हो जाएगा। ठीक है। जब आपसे घर में या फिर बाहर या स्कूल में कोई भी जो आपसे बड़ा है, जब आपकी निंदा करता है तो क्या होता है? वो हीनता का शिकार हो जाओगे आप और आप अपमानित महसूस करोगे। ठीक है। तो जो भी टीचर्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए, और जो भी घर परिवार में भी आपके जो भी बड़े लोग हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने छोटे से, जो भी आपके छोटे घर में, उनका किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान से, ठीक है, उनकी आप निंदा करोगे तो निंदा करने से क्या होगा? वो अपमानित होगा और हीनता का शिकार होता चला जाएगा। 68, शिक्षण का प्रथम चरण क्या है? शिक्षण का प्रथम चरण पहले पूछा गया है, तो इसका प्रथम चरण होता है पहले से योजना बनाना। ठीक है। शिक्षण का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, पहले आपको योजना ही बनानी पड़ती है। ठीक है। योजना बना के काम करते हैं तो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, त्रिभाषा सूत्र किससे संबंधित है? तो स्कूल स्तर पर 3 भाषाओं का शिक्षण दिया जाए। स्कूल स्तर पर क्या दिया जाए? कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण दिया जाए। जैसे कि हम लोग सीखते हैं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, 3 भाषाएं हम लोग सीखते हैं। ठीक है। तो त्रिभाषा सूत्र इसको कह सकते हैं। 3 भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है स्कूल स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 70, अनुकूल वातावरण एवं परिवेश का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? अनुकूल वातावरण एवं परिवेश का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका सही रुचियों एवं आदतों से पूर्ण एवं अच्छा विकास होता है। ठीक है। अनुकूल वातावरण परिवेश का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका सही रुचियों एवं आदतों से पूर्ण एवं अच्छा विकास होता है। ठीक। तो देखिए इसको समझ लेते हैं। अनुकूल वातावरण, मान लीजिए आपने कोई फसल लगाई। ठीक है। आपने कोई मान लीजिए 2 पेड़ लगा दीजिए आप, एक आम का पेड़ लगा दीजिए और दूसरी जगह दूसरा आम का पेड़ लगा दीजिए। 2 आम के पेड़ आपने लगाए, एक को आप अनुकूल वातावरण दे दीजिए और दूसरे को अनुकूल वातावरण ना दें। एक में आप खाद पानी बराबर टाइम से दें और उसकी देख रेख करें, उसमें कीड़े लग रहे हैं उसमें भी दवा का छिड़काव करें, उसकी एक की पूरी देख रेख करें आप, उसको जैसा वातावरण चाहिए वैसा वातावरण उसको दें, दूसरे का आप ध्यान ना दें। ठीक है। दूसरे में अनुकूल वातावरण ना दिया जाए तो क्या होगा? आप खुद समझ गए होगे बात को। जिसको हमने अच्छा वातावरण दिया था, जिस आम के पेड़ को जो बीज हमने बोया था, जिसमें अच्छा खाद पानी दिया था टाइम से, उसके फल अच्छे और मीठे लगेंगे। लेकिन जिस पेड़ का हमने ध्यान नहीं दिया, जिस वृक्ष पर हमने खाद पानी टाइम से नहीं दिया, तो क्या होगा? उसके आम भी हो सकता है या तो हो तो उतने स्वादिष्ट नहीं होंगे। तो अनुकूल वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोई थोड़ी बहुत की बात नहीं है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा आनुवांशिकता का रहता है, बाकी सारा प्रभाव वातावरण का भी रहता है। आपने देखा होगा कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा गरीबी स्थितियों में पला हुआ, मुसीबतों में पला हुआ, और उसको अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो बहुत महान व्यक्ति वो बन जाता है। ठीक है। तो अनुकूल वातावरण का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 71, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए?
बाल केंद्रित होना चाहिए। बालकों को ध्यान में रख करके ही पाठ्यक्रम बनाया चाहिए। प्राथमिक स्तर पर और हर समय ही बालकों को ध्यान पे रखकर ही बनाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72, अध्यापक हेतु छात्र का ध्यान आकृष्ट करने हेतु आप क्या करेंगे? अध्ययन हेतु छात्र का ध्यान आकृष्ट करने हेतु आप क्या करेंगे? ठीक है, अध्ययन हेतु आपको छात्र का क्या करना है? ध्यान आकृष्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? इसमें भी देखिए 3 पॉइंट हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे, पाठ के विकास में छात्रों को सहभागी बनाएंगे और पाठ को रोचक बनाएंगे। ठीक है, तो अध्ययन हेतु छात्र को क्या करना है? आकर्षित करना है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करें। दृश्य श्रव्य सामग्री आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, इसमें छात्र ज़्यादा रुचि लेते हैं। दूसरा, पाठ के विकास में छात्रों का सहभागी बनाएंगे, पाठ के विकास में छात्रों को सहभागी बनाएंगे। तीसरा, पाठ को रोचक बनाएंगे। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री का पेट, पाठ विकास में छात्रों को सहभागी बनाएंगे, पाठ को रोचक बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73, शिक्षा की खेल विधि से क्या तात्पर्य है? शिक्षा की खेल विधि से क्या तात्पर्य है? तो खेल प्रक्रियाओं द्वारा सीखना। शिक्षा की खेल विधि से क्या तात्पर्य है? खेल क्रियाओं द्वारा सीखना। क्वेश्चन नंबर 74, बाल केंद्रित शिक्षा से क्या तात्पर्य है? बाल केंद्रित शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो अध्ययन करते हुए बालक कैसे पढ़ेगा तथा सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करना। ठीक है, जब हम अध्ययन करते हुए बालक कैसे पढ़ेगा और सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करना। यदि कोई बालक सीख नहीं रहा तो ऐसी परिस्थितियां अपन को उत्पन्न करनी कि वो सीखे, इसी को कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 75, पियाजे के द्वारा प्रतिपादित मानसिक विकास का सिद्धांत किस मूल भावना पर आधारित है? पियाजे के द्वारा प्रतिपादित मानसिक विकास का सिद्धांत किस मूल भावना पर आधारित है? तो मानसिक विकास सरल से संश्लिष्ट की ओर कई चरणों से होकर गुजरता है। ठीक है, जो मानसिक विकास होता है कैसा होता है? सरल से संश्लिष्ट की ओर कई चरणों में होकर गुजरता है। सरल मतलब सरल, संश्लिष्ट मतलब कठिन। जो मन का विकास होता है पहले सरल तरीके से होता है, धीरे धीरे होता है, फिर इसका विकास तेज होता जाता है, बहुत बाद में बहुत तेज स्पीड में बढ़ता है ये। ठीक है, तो बच्चों ये अध्याय 4 का भाग 3 कंप्लीट हो चुका है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले अगले अध्याय की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। ठीक है, और ये मनोविज्ञान की क्लास चल रही है, इसके बाद हम सारे सब्जेक्ट की क्लासेस में चलाएंगे जो आपके टीचर से संबंधित है, टेट, सी टेट और सुपर टेट के। तो बराबर बनी रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।